नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस द्वारा आज जो उसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसमें नंबर ऑफ पोस्ट उनके कैटेगरी वाइज ब्रेकअप के बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एज रिलैक्सेशंस के बारे में, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, प्रोसेस ऑफ एलोकेशंस के बारे में, रफ वर्क के बारे में, हाउ टू अप्लाई के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट और उनके क्या एग्ज़ाम फ़ी रहेगी, है ना? सभी पॉइंट जो है मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट अपन से मिस ना हो, ठीक है? पूरी जानकारी आपको जिस सिंगल वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जो है केवीएस और एनवीएस रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस, स्ट्रैटेजी, रेफरेंस बुक्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट? और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है मिले, आप जो है जल्दी से उसको देखें, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है फॉर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग में पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस और मैथ इन बोथ फॉर केवीएस और एनवीएस के बारे में, राइट? तो सबसे पहले में हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और उनका कैटेगरी वाइज जो है क्या ब्रेकअप है। तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ केवीएस में, तो केवीएस में केमिस्ट्री की टोटल पोस्ट है 204 और ब्रेकअप्स आप देख सकते हो यहाँ पे। और एनवीएस में जो केमिस्ट्री की पोस्ट है वो है आपका 121, ठीक है? इसी प्रकार से अगर मैं आपके बात करता हूँ टीजीटी में, ठीक है, मैथमेटिक्स की पोस्ट केवीएस में बात करूँ तो केवीएस में मैथमेटिक्स की पोस्ट है 413 और मैथमेटिक्स के मैं एनवीएस में अगर बात करूँ तो उसमें पोस्ट है 279, ठीक है? इसी प्रकार से जो साइंस की जो पोस्ट है केवीएस में वो है 177 और इसमें आपकी पोस्ट आई है 208, तो पोस्ट तो काफ़ी ठीक है, ठीक है? और अब आगे हम बात करते हैं इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है? अब देखिए ज़रा एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे हम चलते हैं। जी, तो ये लीजिए एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस एंड पे स्केल, ठीक है? आपको कितनी सैलरी और आपका जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीजीटी के लिए, है ना? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, उनके लिए बात करता हूँ, जो 12th तक पढ़ाएँगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर कहलाते हैं। उनका जो पे स्केल है, वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो है, उनको इस बेस पे उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। उनका अमाउंट लगभग इस रेंज में रहेगा 47,600 से लगा करके 1,51,100 रुपीज़, ठीक है? और इनकी जो अपर एज लिमिट है, मतलब वो जो है मैक्सिमम जो है उनकी एज लिमिट 40 है, ठीक है? और इनके बाद में इनको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली इनकी पीजीटी के लिए बेसिक उनका क्या होना चाहिए, एक तो उनके मास्टर्स होनी चाहिए यानी एमएससी होनी चाहिए, एक उनके बीएससी होनी चाहिए, ठीक है? एक उनके साथ में होनी चाहिए बीएड होनी चाहिए, ठीक है? ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब इनमें क्या होता है कि किसी-किसी बच्चों ने कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अलग जो है यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया। बाकी जो है ये आपके कोर्सेज़ होने चाहिए और 50% जो है मिनिमम सब में आपके आने चाहिए। एग्रीगेट भी और जो है सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किया है उस सब्जेक्ट कंसर्ट के अकॉर्डिंग भी 50% आने चाहिए, ठीक है? तो चलिए मैं बात करता हूँ, अगर मान लो किसी बच्चे ने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है, ठीक है? तो उसमें जो है उसके सब्जेक्ट के साथ में 50% अगर मार्क्स है तो है ना, इंक्लूडिंग उसके बीएड, तो भी वो आपका एलिजिबल रहेगा, ठीक है? अगर नहीं कर रखा है तो अगर उसने मास्टर कर रखी है विथ 50% मार्क्स तो वो भी आपका एलिजिबल है। इन दोनों में से कोई एक के साथ में अगर उसने बीएड कर रखी है, ठीक है, विथ 50% मार्क्स तो वो आपका एलिजिबल होगा, ठीक है? अगर बीएड नहीं है तो हो सकता है उसने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रखा है बीएड एमएड का, तो वो भी जो है बीएड की जगह ये भी जो है मान्य होगा, ठीक है? या फिर मान लो कि उसने उसने कोई 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो है कोर्स कर रखा है, जैसे करते हैं ना बीएससी प्लस बीएड वगैरह, तो वो भी जो है यहाँ पे जो है बीएड की जगह चल जाएगा। तो ये 50% मार्क्स के साथ में इसका होना चाहिए, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसमें ये है प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब ये तो आपके साथ में हो, ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है टीचिंग की जो स्किल है वो आपकी बेटर होनी चाहिए, ठीक है? ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पीजीटी केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी है उनके बीएससी में भी जो है एज अ
केमिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो आपके स्टडी पर्पस पे होनी चाहिए, तभी जो है वो इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही लिखा था, द कैंडिडेट हैज़ स्टडी कंसर्ट सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ठीक है, तो वो आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी केमिस्ट्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है अगर ये क्वालिफिकेशन है देन वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो इसमें ये क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस एज टीजीटी। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर केवीएस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये आपके पास में स्किल है देन वेरी गुड, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी आप पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो ही। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो टीजीटी है ना, फॉर मैथ एंड साइंस, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर केवीएस और एनवीएस। वहाँ जो मैंने पीजीटी के लिए बताया था वो केवीएस एनवीएस दोनों के लिए था, दोनों के लिए लगभग सेम ही था, लगभग इसमें भी सेम ही है। हम देखते हैं जैसे केवीएस के लिए अगर देखें तो अगर मान लो, अच्छा मैं आपको साइड में ऐसे बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका या तो बीएससी होना चाहिए, साथ में आपका होना चाहिए बीएड होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका सीटेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपका सेंट्रल टीचर का जो एग्ज़ाम होता है सीटेट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो। अब इसमें कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो उसके लिए अलग अलग जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है चॉइस कर सकते हो। जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रखा है, ठीक है, और उसमें एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स अगर उसके पास में है सब्जेक्ट, और उसका जो बीएड के एग्रीगेटेड है, तो वो जो है वो इसमें एलिजिबल काउंट होगा। ऐसा कैसा एनवीएस में भी है। ठीक है, फिर अगर मान लो कोई आपका बैचलर है या ऑनर्स कर रखा है, डिग्री है, ठीक है, जिसमें 50% मार्क है, अगर सब्जेक्ट में भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी है और एग्रीगेट भी है, 50% हर एक जगह होने चाहिए, सब्जेक्ट में भी और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट भी। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे ये एलिजिबल कंसिडर होगा। ठीक है, ये जो जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये जो है वो सारी हो रही है आपके बैचलर डिग्री के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसमें भी जो है वो की वो चीज़ भी लिखी है, बैचलर है या ऑनर्स डिग्री है विद जो एटलीस्ट 50% मार्क है, सब्जेक्ट है या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है या आपके एग्रीगेट है। ठीक है, या उसके पास में क्या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर कुछ ने कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में, तो भी वो जो है यहाँ पे एलिजिबल कंसिडर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो स्पेशल एजुकेशन होता है ना, 1 ईयर का बीएड है ना, फ्रॉम द रिहैबिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई द्वारा, उसमें अगर 50% मार्क्स के साथ में, तो वो भी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होगा। तो ये तो बात होगी आपके ग्रेजुएशन और साथ साथ में उसके बीएड के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ में जो है उसका क्वालिफाइड होना चाहिए, वो किसमें, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का पेपर सेकंड जो है उसका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि आपका सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई। और तीसरी जो है वो आपकी होनी चाहिए कि वो जो है मतलब वही टीच थ्रू द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने योग्य हो, है ना, उसको दोनों जो है मीडियम में सही ढंग से वो अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, और फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर जो विद्यार्थी टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट का कौन सा पेयर जो है उनके जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके मैथमेटिक्स जो है एज अ इलेक्टिव और एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एटलीस्ट जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है बीएससी, या अगर सेमेस्टर वाइज गए तो वो 6 सेमेस्टर हो जाते हैं, तो उसमें आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपका इलेक्टिव, इलेक्टिव का मतलब है कई कई जगह क्या होता है आपके इंस्टीट्यूट में चूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट, तो वहाँ पे अगर आपने मैथ चूज़ कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 3 ईयर का प्रोग्राम है या 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है उसमें। उसके साथ साथ में आपके जो फिजिक्स है वो एटलीस्ट 1 साल या 2 सेमेस्टर में आपके जो है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट रही हो ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, उसके साथ साथ में ये बताया गया है इसमें कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो अगर 1 साल या 2 सेमेस्टर में एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपका रहना आवश्यक है। ठीक है, अगर ये है तो आप जो है टीजीटी मैथ के लिए आपका एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो विद्यार्थी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, अगर अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उनके पास में है तो वो भी एलिजिबल होंगे। अब इसमें कौन सा विद्यार्थी एलिजिबल नहीं होगा वो यहाँ पे साफ साफ पॉइंट मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट ऐसा हो जिसके पास में बीएससी ऑनर्स हो इन फिजिक्स और केमिस्ट्री
और वो जो है एलिजिबल नहीं होगा आपका टीजीटी मैथ में। मतलब जिसने बीएससी ऑनर्स कर रखी है किसमें, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं होगा। टीजीटी मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टीजीटी मैथ का। अब बात करता हूँ टीजीटी साइंस का। तो देखो टीजीटी साइंस में क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जब आप टीजीटी साइंस के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी हो सकता है, लाइफ साइंस हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, या हो सकता है आपका जूलॉजी। ये आपका जो ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके 3 ईयर या 6 सेमेस्टर के प्रोग्राम में, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल या आपका जो जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है उसमें। लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ में आपके कुछ जो है सब्सिटरी सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, मतलब आपके पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है या लाइफ साइंस है, तो डेफिनेटली आपके पास में 2 सब्जेक्ट भी जो है आपके होने चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए। वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आपका बॉटनी या जूलॉजी। बॉटनी जूलॉजी दोनों में से एक, और केमिस्ट्री जो है दोनों कॉमन है। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो आपके, अगर आपके बायोलॉजी है या लाइफ साइंस है तो 1 साल तक आपके या 2 सेमेस्टर तक आपके ये कोर्स आपके पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो 1 साल तक या 2 सेमेस्टर तक आपके केमिस्ट्री या जूलॉजी आपके पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो आपका केमिस्ट्री और बॉटनी जो है वो 1 साल तक या 2 सेमेस्टर में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपका ये पेयर अगर मिल रहा है तो आप जो है एलिजिबल हो। और ये पेयर अगर सीबीसीएस वाले कैंडिडेट में भी मिल रहा है तो वो भी जो है यहाँ पे एलिजिबल कंसिडर होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ कि आपकी क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, तो वही है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए और उसको जो है स्कूल में काम करने का जो है अनुभव होना चाहिए, ये यहाँ पे माना गया है। अब हम बात करते हैं इनका एज रिलैक्सेशंस के बारे में, ठीक है। तो वैसे एज रिलैक्सेशन तो आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हो जो विद्यार्थी एससी के हैं, जो विद्यार्थी एसटी के हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी एनसीएल के हैं 3 ईयर का है। और अगर जितने भी जो महिलाएं हैं, ठीक है, और किसी भी कैटेगरी की, उन सभी के लिए जो है वो आपके क्या है 10 ईयर का है, ठीक है। ये बेसिक एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर मान लो कोई जो है एम्प्लॉय है एनवीएस का और वो एनवीएस में ही अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। सभी जितने भी कैटेगरी वाले हैं सबके लिए। लेकिन अगर मान लो कोई केवीएस का एम्प्लॉय है और वो केवीएस में अप्लाई कर रहा है तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 ईयर मिलेगा जनरल कैटेगरी वाले को, जो एम्प्लॉय है उसको 8 ईयर मिलेगा ओबीसी एम्प्लॉय को, और 10 ईयर मिलेगा फॉर एससी एंड एसटी एम्प्लॉय को, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी और भी कैटेगरी दी हुई है, अगर आपको कोई और कैटेगरी देखनी है तो आप देख सकते हो। और फिर हम बात करते हैं कि आपका जो एज है वो कैलकुलेट डेट जो रहेगी वो रहेगी 4 दिसंबर 2025। इस डेट से आपका जो है आपकी जो भी डेट है ना, वो सारी यहाँ से कैलकुलेट कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके साथ में आपको ऐड कर देता हूँ कि जो ओबीसी के विद्यार्थी है, जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी है, उनके पास में जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और अगर कोई ओबीसी एनसीएल का है तो उसका ओबीसी एनसीएल का जो डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी बिटवीन 11205, मतलब जो है 1 जनवरी 2025 से लास्ट डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अभी नवंबर चल रहा है, लास्ट डेट अभी इसकी बाकी है, अभी तक आपके पास में टाइम है। अगर आप ओबीसी के हो और एनसीएल के हो तो आपको ज़रूर जो है इस सर्टिफिकेट के लिए आपको अभी ही अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका परफॉर्मा दिया हुआ है वैसे, ठीक है। आपको पता होगा परफॉर्मा आई और परफॉर्मा आई ए, ये जो है इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर देना। बाकी इस फॉर्म के साथ में भी आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा। मैं वही बात कर रहा था कि जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी जो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के होने के क्या क्या क्राइटेरिया है तो वो सारे यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में या स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा।
तो अब देखो, तो बेसिकली ये जो इसमें बेसिकली आपके जो है 2 एग्ज़ाम होंगे और एक आपका इंटरव्यू होगा। आपका टियर फर्स्ट और टियर सेकंड होगा, और जो टियर फर्स्ट है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग है, उसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जबकि टियर सेकंड है वो आपका मेरिट को जो है डिसाइड करेगा, और आपका इंटरव्यू भी, ठीक है। और टियर सेकंड का जो है 85% आपका कैलकुलेट होगा इन द मेरिट, और आपका इंटरव्यू का होगा 15%, ठीक है। मतलब अगर 100 मार्क्स के में 100 मार्क्स का अगर पूरा पेपर है, तो मतलब उसमें 85% रहेगा, वेटेज रहेगा, वो आपका टियर सेकंड का रहेगा, और जो 15% वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने ये स्ट्रक्चर किया है, और इस प्रकार से ये पूरा होगा। द इंटरव्यू विल बी द 100 मार्क्स, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब टियर सेकंड में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, टियर फर्स्ट में क्या आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो ये पीजीटी और आपका टीजीटी और फॉर केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए यही स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपका जो टियर फर्स्ट होगा वो बेसिकली ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड पे आपका होगा, और उसमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है पार्ट ऑफ जो है कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। उसमें जैसे कंपोनेंट में अगर आप टेस्ट में अगर बात करें तो जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके क्वेश्चन आपके 20 होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये 60 मार्क्स का ये पोर्शन होगा, कंपोनेंट होगा। फिर अगर न्यूमेरिक एबिलिटी है उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का हो जाएगा। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, 20 होंगे प्रश्न, 60 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है ये इंग्लिश में होगा, ठीक है, और जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का हो जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जो आप लैंग्वेज चूज करोगे है ना, आपके अलग अलग 12 लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पे, उन 12 लैंग्वेज में से आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका मीडियम होगा वही यहाँ पे आपकी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है इसका ये शो किया गया है, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 1 से लगा करके जो 4 है ना, ये बाईलैंग्वेज होंगे, ठीक है, 2 लैंग्वेज में यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब बाईलैंग्वेज में वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको शो होगी जो आपने लैंग्वेज आपका जो है मीडियम चूज़ किया है, ठीक है। और जो आप मीडियम चूज़ करोगे वही आपके एडमिट कार्ड में और फर्दर इसके एग्जाम में जितने भी आगे जो प्रोसेस होंगे वही आपका मीडियम जो है फाइनल मीडियम कंसिडर होगा। उस मीडियम में चेंजेस आप बाद में नहीं कर सकते हो, इसलिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आप जो है मीडियम जो है सही सोच समझ के आपको फिल करना है। तो मैं बता देता हूँ कि पार्ट फर्स्ट से लगा के पार्ट 4 तक आपका मीडियम बाईलैंग्वेज अगर आपने जो है तो उसमें एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और दूसरा जो 12 लैंग्वेज में से जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है वो आपका ये पेपर उसमें क्वेश्चंस आएंगे। आपका पार्ट 5 है ना, वो आपके ऑलवेज इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और पार्ट 6 है ये आपने जो मीडियम चूज़ किया है उसी लैंग्वेज में ये रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो यही बात थी कि आपका जो है किस पार्ट में क्या कुछ रहेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड में भी आपका वही मीडियम जो है मेंशन रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ जो पीजीटी वाले विद्यार्थी है उनसे किस प्रकार का जो नॉलेज है वो एक्सपेक्टेड है, तो वो आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, फॉर द टियर फर्स्ट है। और जो टियर फर्स्ट फॉर द टीजीटी है उनसे जो ग्रेजुएशन लेवल का जो नॉलेज है वो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस लेवल का नॉलेज जो है आपको स्टडी करनी है। अब मैं आगे बात करता हूँ, आप देख सकते हो, अब मैं बात करता हूँ मार्किंग स्कीम के बारे में। टियर फर्स्ट में जो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि जो आपका जो प्रश्न होगा एक जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर मान लो अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर लेफ्ट कर लेते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन को जो है उसमें एक से ज़्यादा अगर आप ऑप्शन फिल कर लेते हो तब वो जो है आपका रॉन्ग रेस्पॉन्स क्वेश्चन माना जाएगा। उस रॉन्ग रेस्पॉन्स क्वेश्चन का सीधा 1 मार्क्स का है वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से कट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से जो है OMR सीट जो है वो आपको पूरी फिल करनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देयर विल बी सेपरेट टियर सेकंड फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। और जो आपका टियर सेकंड है वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अच्छा अब देखो जरा, टियर सेकंड है फॉर ऑल पोस्ट सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशंस होगा इसमें, जिसमें पेन पेपर या OMR बेस्ड इसमें एग्जाम होगा, और ये जो है 2 घंटे और 30 मिनट का ये होगा, इसका टाइम बताया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
एक तो आपके जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशंस। अब जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जरा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चन। 70 में से जो 60 क्वेश्चन है वो तो आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, लेकिन 70 में से जो 10 क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव, मतलब वहाँ पे आपको जो है आपको क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपके, अच्छा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो राइट आंसर उस करने पे उसका 1 मार्क्स मिलेगा, और इसमें जो है 4 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स। तो इस हिसाब से इसका हो गया 60 मार्क्स और इसका हो गया 40 मार्क्स। इस हिसाब से 60 और 40 के हिसाब से आपका टोटल जो पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, ये आपका टीयर सेकंड के लिए, जो कि आपके फाइनल कट ऑफ में आपका 85% जो वेटेज रखेगा। ठीक है, ये मैंने आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। और अगर मान लो आप जो है रॉन्ग रेस्पॉन्स करते हो, मतलब अगर आप OMR सीट में जो आपके ये ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करते हो, तो वहाँ पे भी जो है 1/4 मार्क यहाँ से काटा जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा फॉर इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टीयर सेकेंड। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो इंटरव्यू जो होगा उसके लिए टीयर सेकंड से जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे ना, वो एक पोस्ट के लिए 3 विद्यार्थियों को करेंगे, है ना। मतलब ये कहे कि जितनी पोस्ट है ना उसका 3 गुना विद्यार्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, वो उनको इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनवीएस। इसमें जस्ट ये बताया गया था कि अगर मान लो आपने केवीएस एनवीएस दोनों फॉर्म फिल किए हैं और जो है आप दोनों की मेरिट लिस्ट में हो, है ना, तो आपको जो है एक चूज करना पड़ेगा, या तो केवीएस चूज करना पड़ेगा या आपको एनवीएस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ बताई थी। अगर आप ये चूज नहीं करते हो तो आप जो है कंसिडर नहीं किए जाओगे फाइनल लिस्ट में। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान करना है। देखो साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट हु डू नॉट फिल देयर चॉइस विद इन द नोटिफाइड पीरियड विल नॉट बी कंसिडर इन मैरिट एंड नो पोस्ट विल बी अलॉट टू दैम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है इस प्रकार की कोई चीज़ जो है मेंटेन नहीं कर दी जाएगी। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ही फाइनल होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। फिर मैं एक और चीज़ बात करूँ कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस आपका जो है कौन से एग्ज़ाम में जो है आपका एग्ज़ाम कौन से सिटी में होगा, तो इसका डिसीजन जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अभी से कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, और आपका जो टीयर फर्स्ट है, मतलब द इंफॉर्मेशन रिलेटेड एग्जामिनेशन सिटी अलॉट टू द कैंडिडेट फॉर द टीयर फर्स्ट शैल बी डिस्प्ले 15 डे बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपकी जो सिटी है जो भी आपकी अलॉट सिटी है, जो भी आपका टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम है, वो आपका 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड है वो आपको 2 दिन पहले जो है आपको जो है अपने जो रजिस्ट्रेशन जो अपनी स्टूडेंट आईडी होगी वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो है ना फॉर टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और इंटरव्यू, वो स्टूडेंट जो कैंडिडेट लॉगिन है उससे ही आपको मिलेगा। कैंडिडेट लॉगिन जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको जो है एक आईडी और एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस लॉगिन आईडी से ही आप जो है जितने भी प्रकार के एडमिट कार्ड है फॉर टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर आपका इंटरव्यू, उसके लिए आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपको रेगुलर विजिट करनी है। जो भी आपके अपडेट्स है वो आपके ये जो है साइट्स के थ्रू ही मिलेंगे। आपको किसी प्रकार का ईमेल नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का जो है आपको मेल नहीं किया जाएगा, ये विशेष तौर पे यहाँ पे मेंशन है। रफ वर्क के लिए आपको जो स्पेस मिलता है ना बुकलेट में, वही आपको दिया जाएगा। अलग से आपको कोई शीट पेपर नहीं दिया जाएगा। इसका विशेष तौर पे बच्चे ध्यान रखना, स्पेशली जो मैथ्स के है ना। केमिस्ट्री में तो चलो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत रहती है, बाकी जो स्पेशली मैथ्स के शायद हो सकता है मैथ्स को देते, बट यहाँ फिलहाल मेंशन है कोई आपको नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है आपके CBSE, KVS और NVS। आप इन तीनों वेबसाइट की लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से सीधा आप जो है क्लिक करके आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो जो वहाँ पे चीज़ें मांग रहे हैं, स्टूडेंट लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, न्यू कैंडिडेट है, उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका जो फॉर्म है वो भी आपको संभाल के रखना है। उसका सॉफ्ट कॉपी जो है प्रिंट आउट जो है वो आपके पास में रखना है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, केवल जो भारतीय है विद्यार्थी वो ही इसमें जो है एलिजिबल है।
अब जो मुख्य बात है वो है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। देखो एग्जामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पे 2 प्रकार से आपसे एग्ज़ाम फ़ी ली जाएगी। एक तो है एग्जामिनेशन फ़ी और एक है आपकी प्रोसेसिंग फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए आपका 1500 है, 1500 रुपए है, और प्रोसेसिंग फ़ी है वो है 500 रुपीज़, ठीक है? इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप एनवीएस और केवीएस दोनों में सेम सब्जेक्ट के लिए अगर फॉर्म फिल करते हो सेम पोजीशन के लिए, तो आपको है ना एक बार ही फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको अलग-अलग फ़ी पे नहीं करनी है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है इन केस कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग टू सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल हैव टू पे फॉर अ सिंगल पोस्ट। आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और एक और चीज़ है कि जो एससी के है, एसटी के है, पीडब्ल्यूबीडी के है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के है, उनको केवल आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ी देनी है, एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और कैटेगरी वुमेन भी होती, अगर उनको भी केवल प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है तो शायद और बेटर हो सकता था, बट कोई नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है ऐसा। चलो ठीक है, मान्य है हमको। और इसमें जीएसटी जो है वो भी आपका एप्लीकेबल होगा, है ना? जो भी बैंक चार्ज लगेंगे, मतलब 2000 के ऊपर भी आपके को जो है चार्ज लगेंगे, अगर आप जनरल के विद्यार्थी हैं, अगर आप ओबीसी के विद्यार्थी हैं, तो काफ़ी अच्छे है, फ़ी तो काफ़ी अच्छी है, प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना? बेशक। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर बात करें तो वो 14 नवंबर 2015 10 एएम से चालू हो जाएगा, मतलब आज के दिन चालू हो चुका है, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कब होंगे? 4 दिसंबर 2025 को आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएँगे। ध्यान रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है एनसीएल का, ठीक है? और जिनके जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, उन विद्यार्थियों के लिए ये जो डेट है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस डेट तक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, कि साफ-साफ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 से लगा करके लास्ट डेट मतलब 4 दिसंबर 2025 तक जो है आपका ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जिसके परफॉर्मा जो है आई और आईए और उसका जो ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा वो भी जो है वो आपका आई थिंक सेकंड है, वो भी इस एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन उसमें पार्ट ऑफ है उसका भी, तो वो आपको मिल जाएगा वैसे, तो वहाँ से आप जो है इसको ज़रूर बना दीजिए, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं, तो आई थिंक हाँ, ये पूरा हो गया है। मैं परफॉर्मा जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था शायद, एक सेकंड ना मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए ये आपका परफॉर्मा आई, ठीक है? ओबीसी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और ये परफॉर्मा आईए, तो ये ओबीसी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ओबीसी एनसीएल बना सकते हैं, और ये परफॉर्मा सेकंड ये आपका है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है? तो ये दोनों परफॉर्मा है वो दिए हुए हैं, दोनों परफॉर्मा आप यूज़ करके आप ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट बना सकते हो, और बना लीजिएगा बिल्कुल जो है आपको जो कैटेगरी आपकी है तो उसका पूरा लुत्फ़ उठाइए, आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है? बाकी आई होप सो ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी। अगर रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रोहिती केमिस्ट्री। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो विद्यार्थी पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी आगे सिलेबस की, रेफरेंस बुक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है, पीवाईक्यूज़ की, है ना? किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ऐसी संपूर्ण जानकारी जो है आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी पीडीएफ्स होती है या और भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मैं आपको देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पर्सनल कुछ बातें करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है, तो वहाँ पे भी जो है आप अपने पर्सनल डाउट पे है वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो मेरे से, राइट? वहाँ पे भी वैसे मैं अपडेट करता रहता हूँ जितनी भी जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पोस्ट होती है, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड डे।